नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं अभी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में एज अ सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर कार्य कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। मुझसे मेरे पिछले कुछ वीडियोस में एक खास रिक्वेस्ट आ रहा था लगातार, और वो ये था कि मुझसे ये पूछा जा रहा था कि सर आप ट्रांसलेशन करके दिखलाएं कि आखिर ट्रांसलेशन किया कैसे जाता है। तो मैं आज आपके सामने ट्रांसलेशन करके दिखलाने वाला हूं कि ट्रांसलेशन आखिर किया कैसे जाता है। और साथ ही साथ मुझसे एक और रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि पिछले कुछ वर्षों में किस तरह का ट्रांसलेशन पूछा गया है उस पर भी चर्चा करें। तो आज मैं विशेष तौर पर आपसे साल 2017 में जो ट्रांसलेशन पूछा गया था मैं उस पर चर्चा करने वाला हूं, और मैं उसे आपको कर कर भी दिखलाऊंगा कि आखिर उस ट्रांसलेशन को कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि मैं ट्रांसलेशन शुरू करूं, कुछ बातें जो आपको ट्रांसलेशन करने से पहले जाननी बहुत जरूरी है, तो उसे जान लेते हैं और फिर मैं आपको ट्रांसलेशन करके दिखलाऊंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि परीक्षा में जैसे ही आपको ट्रांसलेशन का पैराग्राफ मिलता है, जैसे ही आपको ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आपके सामने दिया जाता है, आप सबसे पहले यह कार्य करें कि उस पैराग्राफ को बहुत ही गंभीरता से, बहुत धीरे धीरे थॉरली एक बार पूरी तरह से रीड कर ले, एक बार पूरी तरह से उस पैराग्राफ को पढ़ ले, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि एग्जामिनर ने इस पैराग्राफ को क्यों दिया है, यानी कि इस पैराग्राफ का उद्देश्य क्या हो सकता है, इस पैराग्राफ को किस परिस्थिति में लिखा गया है, क्या इस पैराग्राफ के जरिए कोई संदेश की भावना उभर कर सामने आ रही है, या यह पैराग्राफ कोई प्रतीकात्मक है या विज्ञान के दृष्टिकोण से लिखा गया है। यानी कि एक बार पैराग्राफ को पढ़कर आपको उसका एसेंस समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर इस पैराग्राफ में क्या होने वाला है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह होता है कि आप पैराग्राफ का जब ट्रांसलेशन करते हैं तो आपके माइंड में आ जाता है, या आपके माइंड में पहले से रहता है कि आपके ट्रांसलेशन की दिशा क्या होगी, आप किस डायरेक्शन में और किस भाषा का इस्तेमाल करने वाले हैं। सपोज करिए कि कोई एक ऐसा पैराग्राफ दिया गया हो जो बहुत सांस्कृतिक दृष्टिकोण से लिखा गया हो, या बहुत ही कल्चरल बेस्ड हो, तो उसमें आपकी जो ट्रांसलेशन होगी उसमें आप ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करेंगे जो बहुत ही संस्कृत निष्ठ हो सकते हैं। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो कल्चर से जुड़े हुए शब्द हो सकते हैं, आप उनका प्रयोग कर लें। आपको अगर पहले से पता है कि कोई पैराग्राफ वैज्ञानिक है, तो आप उसमें साइंटिफिक वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ये इसलिए ऐसा किया जाता है कि आप पहले से अगर पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, अगर उसके एसेंस को क्लियर कर लेते हैं, तो आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी। ये पहली बात। दूसरी बात, आप अब प्रारंभ करते हैं कि उस पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। लेकिन कैसे? आपको एक बात ध्यान रखना है, जो बात मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में भी बताई थी। मैंने ट्रांसलेशन पर पहले भी एक वीडियो बनाया है कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने कुछ टिप्स दिए हैं ट्रांसलेशन करने से संबंधित। तो आइए, मैंने ये बात जब उस वीडियो में भी बताई थी कि आपको सबसे पहले तय कर लेना है कि आप किसी पैराग्राफ के जब सेंटेंस का चुनाव कर रहे हैं, जब आप उसे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको लिखना क्या है। ऐसा ना हो कि आपने लिखना शुरू किया और लिखने के तुरंत बाद जो है आपको लगा कि ना, इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिखते, इसे किसी और तरीके से लिखा जाता तो ज्यादा बेहतर होता, और आप उस पर क्रॉस लगा देते हैं। तो इससे एग्जामिनर पर एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एग्जामिनर को साफ साफ लगता है कि ये जो कैंडिडेट है, ये विद्यार्थी जो है, वो अब तक ट्रांसलेटर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है, और आपके मार्क्स को भी बहुत ही सामान्य यानी कि एवरेज कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देता है। तो इसका ख्याल रखें कि पहले से तय कर ले कि आपको सेंटेंस क्या लिखना है, और अगर समस्या हो रही हो तो जो पीछे का रफ पेज है उसमें उस वाक्य को एक बार लिख ले कि इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, और फिर उसे वहां से कॉपी करके आप जो है अपने मुख्य जो पेपर है आप उसमें डालें। तो इसका जरूर ख्याल रखें कि ट्रांसलेशन की लाइन आपके माइंड में पहले से डिसाइड हो जानी चाहिए। तीसरी बात,
ट्रांसलेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है उस भाषा की प्रकृति, यानी कि उस भाषा का नेचर। मैं सीधे शब्दों में कहूं तो ग्रामेटिकल नेचर, यानी कि उस भाषा का व्याकरण। ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप जब ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आपका व्याकरणिक दृष्टिकोण वो बिल्कुल सही हो, साफ हो, कि जिस रूप में उस वाक्य को अगर मान लीजिए हिंदी में दिया गया था, जिस भाषा में कहा गया, आप उसी रूप में अंग्रेजी में लाए, या इंग्लिश में जिस तरह से कहा गया था वही भाव आपके हिंदी में भी प्रकट हो उसी व्याकरणिक दृष्टिकोण से। आपको सामान्यतः पता है कि हिंदी में जो हम व्याकरण इस्तेमाल करते हैं वो एसओवी रूल के तहत चलता है। एसओवी मतलब कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन इंग्लिश का रूल इससे अलग है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल भिन्न है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आप एसवीओ के रूल के अनुसार चलेंगे, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ख्याल रखेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। एक और खास बात कि कई स्थानों पर ऐसे शब्द आएंगे जहां पर आपको एहसास होगा कि इन शब्दों का अर्थ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रयास यही करना है कि उन शब्दों को जिनका अर्थ आप नहीं समझ पा रहे हैं उनको बस केवल ट्रांसलिटरेट कर दें। ट्रांसलिटरेट करने का अर्थ होता है कि उस शब्द को उसी तरह से, बस जिस भाषा में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उस भाषा में लिख दें। अगर मान लीजिए आप हिंदी से अंग्रेजी में कर रहे हैं तो आप बस अंग्रेजी में उसी शब्द को एज इट इज रोमन में लिख लें, या अगर अंग्रेजी से अगर हिंदी में कर रहे हैं तो उसको उसी तरह से देवनागरी में उसी शब्द को, एकेडमी को लिख दे, या कोई ऐसा शब्द मिल रहा है, एकेडमी के लिए हिंदी में शब्द है अकादमी, या इस तरह का अगर कोई भी शब्द है तो आप उसे लिख दें। तो ट्रांसलिटरेट कर देना है। उसके लिए जबरदस्ती कोई नया शब्द गढ़ने की कोशिश ना करें, वरना इससे दिक्कत ये होता है कि आप जो पैराग्राफ का जो भाव है, जो वाक्य, जो उसमें उस पैराग्राफ में जो वाक्य था, जो बातें वो कहना चाह रहा था, वो आप उससे भटक जाएंगे, शायद आप उससे दूर चले जाएं। तो इसका ख्याल रख सकते हैं कि आप ये गलती ना करें। एक और महत्वपूर्ण बात, ट्रांसलेशन एक ऐसा पेपर है जो एग्जाम में आपके लिए प्लस पॉइंट के रूप में भी ऐड हो सकता है। कैसे? देखिए, या यूं कहें कि नेगेटिव पेपर के रूप में भी ऐड हो सकता है। ये भी है कि आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे ट्रांसलेशन को एक टाइम बाउंडेशन के अंदर किया जाता है। कई बार मतलब आप बहुत अधिक समय नहीं ले सकते हैं कि ट्रांसलेशन में आप एकदम एक वाक्य है और सोचे जा रहे हैं, एक वाक्य के ऊपर आपने 5 मिनट से अधिक का समय ले लिया। आप ये नहीं कर सकते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के अंदर रहकर ट्रांसलेशन करना सीखना पड़ेगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि 2 घंटे का पेपर है, तो इसका मतलब अगर मैं 1 घंटे सीधे तौर पर निबंध के लिए रखूं और 1 घंटे ट्रांसलेशन के लिए, तो हाफ आवर ट्रांसलेशन के लिए बचे। तो मेरा ये सुझाव हमेशा रहता है कि ट्रांसलेशन के पेपर को सॉल्व करते वक्त आप दोनों ट्रांसलेशन में से 5-5 मिनट बचाने का प्रयास करें। वो इसलिए क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपको निबंध में अधिक समय आप दे पाएंगे, क्योंकि निबंध में अधिक लिखना है, आपको पता है, और ट्रांसलेशन में लिखना कम है लेकिन क्वालिटी लिखना है। तो ये ध्यान रखें कि जितना आप ट्रांसलेशन का अभ्यास करेंगे आप उतने कम से कम समय में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो आपका अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप कितनी जल्दी शब्दों को पकड़ते हैं, कितने जल्दी वाक्यों को लिख सकते हैं। तो अभ्यास बहुत जरूरी है। रोजाना 3 से 4 आप ट्रांसलेशन करें, एटलीस्ट 2 तो जरूर करें। तो इतना तो जरूर ध्यान रखें। तो टाइम मैनेजमेंट यानी कि 25 मिनट ही आपका टारगेट होना चाहिए, हाफ एन आवर नहीं, 30 मिनट नहीं, 25 मिनट, कि आप 5-5 मिनट बचाकर आप निबंध में उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये कुछ बातें थी मेरे तरफ से जो आपको ट्रांसलेशन करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके लिए एग्जाम में लिखना, समझना बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा और आप बेहतर ढंग से ट्रांसलेशन कर पाएंगे। अब मैं आपके सामने ट्रांसलेशन जो मैंने वादा किया था मैं वो कर दिखलाने वाला हूं। साल 2017, हालांकि मैं बता दूं कि यही वो साल है, साल 2017, जिस साल मैंने ट्रांसलेशन का पेपर दिया था, यानी कि मेरा सिलेक्शन हुआ था जिस परीक्षा को देकर के, वो साल 2017 था। और साल 2017 में ही मैंने ये सब्जेक्ट पेपर भी दिया था।
और जिसमें मुझे सेकंड पेपर में 165 मार्क्स मिले थे, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर माना जाता है सेकंड पेपर के लिहाज से, सेकंड पेपर के हिसाब से 165। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ साल 2017 में किस तरह का ट्रांसलेशन पूछा गया था। मैं आज आपको एक ट्रांसलेशन करके दिखलाने वाला हूँ जो होगा हिंदी से इंग्लिश। सामान्यतः ये ट्रांसलेशन थोड़ा सा कठिन माना जाता है। इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सरल होता है, लेकिन हिंदी से इंग्लिश थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कठिन होता है। तो मैं पहले आपको वही दिखला रहा हूं कि हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन पर यह दिखला दूं कि क्या है ट्रांसलेशन। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले कहा है कि जैसे ही आपके सामने ट्रांसलेशन आता है, आप उसे थॉरोली रीड करें। सबसे पहले एक बार उसे पढ़कर समझ लें कि आखिर उस ट्रांसलेशन में कहा क्या जा रहा है। तो आइए मैं भी आपके सामने इसे पढ़ता हूं। महात्मा गांधी ने गांवों की आजादी के बगैर भारत की आजादी को अधूरा बताया। आजादी यानी गांव समाज को अपने बारे में सोचने, स्वयं निर्णय लेने और स्वयं क्रियान्वित करने की आजादी। उन्होंने लिखा, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे हुए 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। उसे प्रत्येक गांव के लोगों को नीचे से चलाना होगा। स्वतंत्रता नीचे से प्रारंभ होनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक गांव एक प्रजातंत्र अथवा पंचायत होगा, जिसके हाथ में संपूर्ण सत्ता होगी। अगर हिंदुस्तान के हर गांव में कभी पंचायती राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे। या यूं कहिए कि ना कोई पहला होगा और ना आखिरी। लोकतंत्र का बल यह नहीं है कि राज्यों में या शिखर पर संसद हो, बल्कि यह कुछ ऐसी चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति की शक्तियों को उभारती हो और उसे प्रशिक्षित कर इस योग्य बनाती हो कि वह सरलता पूर्वक किसी भी दायित्व को संभाल सके। यानी कि हमने ये जो पैराग्राफ पढ़ा, इसमें एक बात उभर कर सामने आई है कि महात्मा गांधी को संदेश दे रहे हैं कि गांव को लोकतंत्र का आधार माना जाए, यानी कि गांव से ही प्रमुख तौर पर लोकतंत्र की शुरुआत की जाए और लोकतंत्र का स्वरूप कैसा हो, गांव को स्वतंत्र किया जाए। तो कुल मिलाकर आपने ये समझ लिया कि ये पैराग्राफ किस ढंग का है। तो अब आइए मैं इसे आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूं। तो देखते हैं।